बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, आज अपनी सज़ा के खिलाफ अपील के लिए मरियम नवाज साहिबा जब इस्लामाबाद की अदालत में जाती हैं, उसके बाद बाहर निकली, मीडिया से उनकी गुफ्तगू हुई। आई वुड से दैट आफ्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस और जो भी उसके बाद ह्यू एंड क्राई हुआ, जो भी उसके बाद ब्लेम गेम पूरी मरियम नवाज पर डाली गई, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन की और PMLN हार गई नाकदीन के हिसाब से, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया। लेकिन इस वक्फे के बाद भी हमेशा की तरह मरियम नवाज अपने बयान में बहुत क्लियर नजर आई। उनसे सवाल पूछा गया मुफाहमत मुजाहमत के हवाले से, तो कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि किस मुफाहमत की आप बात कर रहे हैं, इनके साथ तो बात ही करना फजूल है, इनके साथ तो बात ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल उसके बरक्स जैसे हमने देखा कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि मरियम नवाज इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN और पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ही 2 रोज पहले कराची में जलसों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई अगर उनको ये मौका मिले, एक तजवीज़ थी पार्टी सदर की तरफ से कि भाई वो एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि किसी एक के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। उसी तरह मरियम नवाज ने भी अपनी एक तजवीज़ दी और उनकी तजवीज़ यही थी कि भाई कैसी मुफाहमत, कौन सी मुफाहमत, इनके साथ तो बात नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, समझ में भी आती है। 2 इंडिपेंडेंट लोग हैं, 2 डिफरेंट पोजीशंस पर है, पार्टी एक है, लेकिन 2 लोग अपना अपना बयानिया रख रहे हैं। उस बयानिए को टीवी के ऊपर प्रेजेंट किया जा रहा है डिलिबरेटली ये 2 अलग अलग बयानिए रखने की इजाज़त दी जा रही है। और क्यों इजाज़त दी जा रही है? वो इसलिए क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि ये मानते हैं और ये बेसिकली एश्योर भी कराते हैं लोगों को, एटलीस्ट ये परसेप्शन है कि भाई जो मरियम नवाज कहती हैं वो अपने वालिद की सपोर्ट से कहती हैं, या नवाज शरीफ उनको कहते हैं मरियम नवाज को, तो वही चीज़ मरियम नवाज आगे कहती हैं। लेकिन जब बात शहबाज शरीफ की आती है, जो चीज़ शहबाज शरीफ कहते हैं, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट की बात हो या चाहे वो नेशनल कंसेंसस की बात हो, उसको पार्टी ओन नहीं करती, लेकिन फ्रॉम द हाईएस्ट फॉरम, फ्रॉम द कायद, फ्रॉम नवाज शरीफ उसको रद्द भी नहीं किया जाता। तो इसके बाद जो PMLN का वोटर और सपोर्टर है उसके दिमाग में बहुत सी कंफ्यूजन, बहुत से शशोपंज, बहुत सी जो है आ रहा है वो है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि अगर मरियम नवाज अपनी एक अलग राय रखती हैं जिसका बरमला इजहार करती हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी अलग एक राय रखते हैं, उसकी तजवीज़ देते हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पर उसका बरमला इजहार करते हैं, तो जो नवाज शरीफ हैं वो तवील मुद्दत से खामोश क्यों है? शहबाज शरीफ को छोड़ना तो दूर की बात, उनको चुप कराना जो है उनको गवारा नहीं है। और तो ऐसे में ये सवालात उठते हैं। लेकिन ब्लेम एंड पे किस पे डाला जाता है? वो मीडिया पर डाला जाता है। ब्लेम मीडिया पर ये डाला जाता है, साफ नजर आता है कि 2 अलग अलग राय हैं, लेकिन ब्लेम मीडिया पर यह डाला जाता है कि शायद मीडिया ही इन खबरों के पीछे होता है और वो इसके अलावा पार्टी के अंदर और किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं करता सवाए 2 धड़ों के बीच में डिफरेंसेस पर। इसी मुद्दे पर और ढेर सारे और इश्यूज़ पर हम बिल्कुल बात करेंगे। मैं आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। राजा यासिर हमायूं साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सूबाई वजीर हैं पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाफर इकबाल साहब हैं मेरे साथ, रहनुमा PMLN के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अपोजिशन बेंचेस से मुझे ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी अब से थोड़ी देर में मेरे साथ शो का हिस्सा होंगे। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाफर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, आपको मैं प्रोफेशनली भी जानती हूँ, क्योंकि आपके साथ शोज़ भी करती हूँ। आपका बयानिया क्या है वो मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छे तरीके से पता है और प्रोफेशनली भी पता है। मैं ये जानती हूँ कि आप मरियम नवाज और नवाज शरीफ वाली वो जो लाइन है उसके ज़्यादा करीब हैं, उसको ज़्यादा टो करते हैं। सो आज मैं आपसे ये तो बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि PMLN का या आपका बयानिया क्या है। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि आप मुफाहमत की सियासत आगे करना चाहते हैं या मुजाहमत की सियासत करना चाहते हैं, मैं ये भी बिल्कुल नहीं पूछूंगी। सीधा सवाल मैं आपके सामने रखूंगी और वो ये है सर कि अगर आपकी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो ताहयात कायद की लाइन टो नहीं कर रहा तो उसे चुप क्यों नहीं कराया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश। देखिए, बात आप अपने एंगल से करेंगे, मैं अपने एंगल से और अपने नुक्ता नज़र से करूंगा। अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं, बात नहीं करते। कराची के जलसे में कब आपने खामोश पाया मियां नवाज शरीफ साहब को? बड़ी 2 टोक बात की, खुल्लम खुल्ला की। सर पार्टी में जो डिवाइड है उस हवाले से खुल के बात की। नहीं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो अलग अलग बयान देते हैं, गुजारिश करता हूँ जी मैं गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल गुजारिश करता हूँ। और शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में अलग बयानिए का आप कह रहे हैं, उन्होंने खड़े होकर सारी गुफ्तगू सुनी, इसलिए खड़े होकर सुनी उस एहतराम और तकद्दुस में भी, और ये भी कि भाई ये नवाज शरीफ साहब हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ हर हाल में। अब आज जो सवाल मरियम बीबी पे हुआ उसका जवाब दिया, जो मियाँ शहबाज शरीफ पे हुआ, देखिए अगर मौका मिला तो नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे,
जब मियां नवाज शरीफ को 2013 में मौका मिला तो तब मियां नवाज शरीफ ने तब भी ये काम करके दिखाया। नेशनल गवर्नमेंट में जरूरी नहीं कि आप सबको वजारतों का हिस्सा बना लें, आपने जितनी पॉलिसी साजी करनी है उसके अंदर पार्लियामान के कलेक्टिव विजडम को साथ लेके चलना है। और मियां नवाज शरीफ इमरान खान समेत हर उस रहनुमा के घर गए जिसकी कौमी असेंबली के अंदर नुमाइंदगी थी, और फिर 2 काम ऐसे किए कि मुश्तरका इजलास हर इशू पे बुलाया ताकि वहां पे पार्लिमानी नुमाइंदे गुफ्तगू करें और गवर्नमेंट उसकी रोशनी में एक पॉलिसी बना ले। मिसाल के तौर पे यमन फौज भेजने का मामला आया, बहुत गुफ्तगू हुई, बड़े टॉक शोज हुए, बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने अपनी आरा दी, डिफेंस के माहिरीन ने बात की, खित्ते के अंदर स्ट्रेटेजिकली जो लोग कुव्वतें मौजूद थी उनके ऊपर तज्जिए हुए, और फिर बिल आखिर पार्लियामान की रहनुमाई में मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया। तो क्या वो कौमी कंसेंसस नहीं था? यकीनन था। इसी तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, इसी तरह सी पैक के मामलात पे, तो शहबाज साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमें मौका मिलता है पीएमएलएन को, और उसके लिए यह भी उन्होंने कहा कि 2023 के इंतखाबात धांधली के बगैर होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, बल्कि धांधली शायद गलत लफ्ज है, मुदाखलत के बगैर होने चाहिए। वो जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, पता वो क्या जो बात अपनी रिपीट हो रही है मनमानी जाफर करते भाई, हैं। पार्टी में 2 राय हैं, वो सामने हैं शहबाज शरीफ का, अब भी रीसेंट बाकी दिनेश माजी की पार्टी बातें के अंदर छोड़ें, 10 आरा होंगी, 10 आ रहे हैं। तो देखें, सर जो कायद है वो अपनी आरा क्यों पार्टी नहीं के दे रहे? अंदर 10 आरा होंगी, वो क्यों नहीं चुप करा 10 रहे आरा या होंगी स्टैंड ले पार्टी रहे के अंदर। अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने बाकी एमएनएस एमपीएस को क्लियर करने के लिए? भाई ये पीएमएलएन का स्टैंड है, मैं तो सर ये पूछ रही हूँ। सब क्लियर हैं, देखें सब क्लियर हैं, सब साथ हैं, सब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में उनके साथ हैं। किस बात के ऊपर साथ हैं? कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। सर एक बात जितने पूछूं? भी रियासत और हुकूमती सर क्या इदारे हैं, पार्टी लीडर वो इतना आइन और कमजोर कानून की होता हदूद है में कि रह अपनी के- सियासत, पार्टी की सियासत भाईचारगी के ऊपर वार दे? क्या पार्टी लीडर इतना कमजोर होता है सर? जी कहीं ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल कहीं कोई चीज किसी के ऊपर वारी नहीं जा रही। अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सबकी आराज सुनते हैं, उसके बाद फैसला होता है। और जो फैसला कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करते हैं, शहबाज साहब, मरियम बीबी, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, जाफर इकबाल तक सब हम उसके ऊपर चलते हैं। कहीं एक जगह बता दें कि कोई फैसला पार्टी ने किया हो और कोई एक फर्द उससे पीछे हटाओ। ठीक है जाफर भाई, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई को शामिल करना चाहूंगी। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आफ्टर एजेस। लेकिन क्या करें, आप लोग तो वैसे अभी से पकड़ाई में नहीं आ रहे। आज तो बिलावल भी कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि अगली हुकूमत हमारी है। अगर ऐसा है तो फैसल आपको भी मैं प्रोफेशनली जानती हूँ और पर्सनली जानती हूँ। दिल पे हाथ रख के चले शाबाश, आप ये मुझे इंसाइट दे दीजिए और ये बता दीजिए कि आपको किसने क्या यकीन दहानी करा दी है, या आपकी परफॉर्मेंस के बलबूते पे आप कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि अगली हुकूमत आपकी होगी? किस बेसिस पे ये कह रहे हैं आप? जी फैसल। ओके, आई थिंक सो फैसल कैन नॉट हियर मी। फैसल आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, पीटीआई है हमारे साथ। ऑलराइट, लेट्स टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं, वक्फे पर जाते हैं, वक्फे से वापस आते हैं। मैं तब तक इनकी ऑडियो सेट कर लूं, वापस आके फिर जरा सवाल जवाब के सिलसिले को दोबारा रिज्यूम करते हैं। विल बी बैक इन अ बिट। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी राजा यासिर हमायूं साहब, सूबाई वजीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाफर इकबाल साहब पीएमएलएन को, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। राजा यासिर हमायूं साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है? सर हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया खुल्लम खुल्ला कि भाई ऑपोजिशन माने ना माने अगले इंतखाबात तो ई वोटिंग यानी ईवीएम से ही होंगे। सर ठीक है, माना आप हुकूमत में हैं, मैं ये भी मानती हूँ जो लॉजिक बाबर साहब ने आज दिया कि जी एक वोट से भी आप अक्सरियत बन सकते हैं, एक नंबर से भी आपको अददी बरतरी हासिल हो सकती है। लेकिन सर जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता। जमहूरियत में तो यही होता है ना कि सबको साथ लेकर चलना होता है। ये खुद से डिसाइड कर रहे ना कि कुछ भी हो जाए अगला इंतखाब जो है वो ई वोटिंग के जरिए होगा। ये अपने आप में जो आपकी इंसिस्टेंस है, इसकी वजह से ऑपोजिशन ढेर सारे सवालात उठा रही है। सर लेकिन जी हमने अपोजिशन को बड़ा ओपन हार्टेडली ऑफर की कि आप आके एक दफा ईजीएम को देख तो लें,
अब जिस तरह उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम देखना ही नहीं चाहते, हमें पहले ही यकीन है कि जो वोट ईवीएम के जरिए पड़ेगा वो पीटीआई को पड़े, फिर अब उनसे क्या नेगोशिएट करें। लेकिन अभी भी 2 साल पड़े हैं इलेक्शन में, मेरा ख्याल है कि तमाम पॉसिबिलिटीज ओपन है। अगर ये एक स्टैंड लिया है गवर्नमेंट ने तो किसी भी पॉइंट पे बैठ के बात की जा सकती है, और ये देखा इनको मुतमईन किया जा सकता है कि, और उनको दोबारा मुतमईन कराने की हमने कोशिश की कि ये है क्या ईवीएम, इसको देख लें, काइंडली आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करें बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी टेक्निकल एक्सपर्टाइज, टेक्निकल राय लिए बगैर। तो मैं समझता हूँ कि दरमियाना रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है, दरमियाना रास्ता आप कह रहे हैं निकलना चाहिए, लेकिन राजा यासिर हमायूं साहब, जो एक ऑपोजिशन जो कि पीएमएलएन है, उसके क्या एतराजात है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, आप जरा खुद सुन लीजिए, जरा सुनवाइए एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, जरा आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूंगी जी, सुनवाइए। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह प्लॉटों की कंप्यूटर बैलेट से नताइज निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी उसी तरह के नताइज देने के फॉर्मूले लेकर आएंगी। इलेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है, हर मशीन के अंदर एक चिप लगा होता है, तो इस बात की कौन जमानत फराहम करेगा कि हर मशीन में मुस्तनद चिप लगा है और किसी का चिप या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया। लिहाजा ये जो मामला है बहुत संगीन है। जी राजा साहब, लुब्बे लुबाब ये है मशीन्स कैन बी मैनेज्ड, इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, बड़े पढ़े लिखे इंसान है एहसन इकबाल साहब, और उनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बात करेंगे। अमेरिका से पढ़ के आए चिप्स, अगर देखें, अगर आपने धांधली करनी हो तो फिर तो किसी भी तरीके से हो सकती है। आपने बेसिकली इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट करना होता है ना। तो ये जो है, इसमें एक चीज पहले जो गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन की कि ये सिस्टम कोई ऑनलाइन नहीं है, इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। चिप में जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो हार्ड कोडेड होता है, तो चिप एक दफा बर्न हो जाए तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा आसान सा तरीका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चिप्स अपने लगाएगा, अपने स्टैंप शुदा लगाएगा, और अगर चिप चेंज कर दिया जाए तो जाहिर है फिर तो बैलेट भी जारी डाले जा सकते हैं। तो धांधली के देखिए, हर चीज को सिस्टम को पूरा स्टडी करने के बाद उस पर कॉमेंट देना चाहिए। ये तो वही बात है कि जी बैलेट बॉक्स चोरी हो जाए या बैलेट बॉक्स में बैलेट स्टफिंग हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। इसी तरह ये मेक श्योर करना कि जो ऑथराइज वोटिंग मशीन है वही लगाई गई है या नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना। ये तो आप एक, और दूसरी आपने इसके मेरे ख्याल इन्होंने इस सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेसिकली सिर्फ हेल्प कर रही है काउंट करने में। ये वो कंप्यूटर बैलेटिंग वाली बात नहीं है कि आपका हर चीज जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगी। इस मशीन में आप वोट डालेंगे, जो पर्ची निकलेगी उस पर स्टैंप होगा और साथ ही उसके प्रिंटर लगा होगा, और ये पूरा सिस्टम स्टडी तो कर लें तो उसको बेसिकली जो रिजल्ट वहां पे आ रहा है उसको फौरी तौर पे ट्रांसफर किया जा सकेगा। तो ये सिस्टम जो है ये इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद है। ये इस तरह के कमेंट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने गवारा ही नहीं किया कि वो जाके देख लें कि सिस्टम है क्या। अगर ये देख लेंगे तो मेरा ख्याल इस तरह के कमेंट्स कभी नहीं देंगे। ऑल राइट जी फैसल, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? 2 सवाल हैं। सबसे पहले पहला सवाल, सर बिलावल तो ये कह रहे थे कि अगली हुकूमत उनकी है, उन्होंने तो एक तरह से अपने तौर पर सोलो फ्लाइट लेके इलेक्शन कैंपेनिंग का भी आगाज़ कर दिया। अभी रहीम यार खान 7, 8, 9 तारीख को जा रहे हैं, सिंध के सारे अंदरून जो है वो दौरे कर रहे हैं। सर आपको किसने ये यकीन दहानी करा दी है कि अगली हुकूमत आपकी होने वाली है, या सिर्फ और सिर्फ महज आप अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर ये कह रहे हो? और अगर परफॉर्मेंस उसका मयार है तो सर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। सिंध में कोई आइडियल परफॉर्मेंस तो है नहीं जिसकी बेस के ऊपर आपको अगली फेडरल गवर्नमेंट मिलेगी, तो किसने क्या यकीन दहानी कराई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बात की चेयरमैन बिलावल साहब के अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बने कि बिल्कुल हम अपनी परफॉर्मेंस बेस पे करेंगे। खदशात तो देखें आपको होंगे, बाकी हमारे दोस्तों को होंगे कि जब सिंध की हुकूमत पे खदशात हैं तो किसी ने एक जमहूरियत है, बिल्कुल खदशात कर सकते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ कि PTI ने 3 साल हुकूमत पंजाब में की है, मरकज में की, और 8 साल उन्होंने की है खैबर पख्तूनख्वा में। आज भी ये अपना हेल्थ सिस्टम का वो कमेटी बना लें, मीडिया के दोस्त हो जाएं, PTI के लोग हो जाएं, हमारे PMLN के हो जाए, तमाम सियासी पार्टी को बना लें, और हम सिंध के सिस्टम देखते हैं हेल्थ का क्या है, KP का क्या और पंजाब का क्या है, जो अच्छा सिस्टम होगा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। आज भी आप अगर देखें, आज वो हमारी असानी निशरत साहिबा जो है वो असास प्रोग्राम में का जो है वो एक इफ्ताह करी, जो कि ऑलरेडी
2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। अब इफ्तिताह ये करें और ये लोग कहें, आप मुझे बताएं कि इस 3 साल दौर में मुझे बताएं कि इनकी क्या चीजें हैं। ये तो वज़ीर आला साहब कहते हैं कि हमारे वज़ीर आला साहब पंजाब के जो हैं वो ऐसे काम करते हैं जो किसी को नजर नहीं आते हैं, सिर्फ गैबी क़ुव्वतों को नजर आते हैं, बाकी किसी को नजर नहीं आते हैं। और 8 साल परफॉर्मेंस आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में एक भी आरटी बनाई है जिसका जो है दुनिया पीट रही है, उसके अंदर 100 अरब रुपए से ज्यादा है। पंजाब की जो भी आरटी है, जंगला बस है, वो 40 अरब में करप्शन से भरी हुई थी और इनकी 100 अरब जो है वो जमीन से भरी हुई। एक इस्लामाबाद की मेट्रो जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, आज वो कंप्लीट 3 साल हो गए उसको भी कंप्लीट नहीं कर सके। तो ये तो इनकी परफॉर्मेंस है। फिर ये कहते हैं कि जी ये आप फिर सवाल करते हैं कि आप कैसे परफॉर्म। हम तो देखिए आज भी सिंध के विजिट पे चेयरमैन बिलावल साहब निकले हुए हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। पंजाब में, जनूबी पंजाब में भी अभी आ रहे हैं, 4 तारीख को मुल्तान आ रहे हैं, डेरा गाजी खान भी जाएंगे, रहीम खान भी जाएंगे और उसमें जो है वो विहाड़ी भी जाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो हम अपनी मतलब है कि इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह फैसल आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल इलेक्शन की, वो नज़र आ रहा है, हर जगह पे जा रहे हैं मोबिलाइज करने के लिए। इलेक्शन कैंपेनिंग बिलावल बहुत अच्छी करते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन सर आप पहले हुकूमत के पास, इनके पास जाके क्लास तो लें उस मशीन की, ईवीएम की। अगले इंतखाब होना ही इस मशीन के साथ है, आपने क्लास ली नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, तो आप अपनी इलेक्शन मुहिम पे निकल आए हैं। आप क्या बैठेंगे इनके साथ ई वोटिंग पर? देखें, हमने पहले इसके ऊपर काफी बयान दिए हैं। हमारे भाई यासिर साहब ने बातें की कि जी आप देख लें। पहली बात तो है कि जब इनकी ईवीएम मशीन आई, सबसे पहले एतराज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया, हमने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने किया। और फिर इसकी जब पहले थर्ड पार्टी जब इसकी ऑडिट हुई थी और इस पे एक्सपीरियंस की थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने बहुत से एतराज़ात उठाए। जिन माजी के मुल्कों में ये मशीन इस्तेमाल हुई है उन्होंने भी दोबारा इसी अपने मैनुअल सिस्टम पे आ गए। और दूसरी बात यह कि जिस मुल्क में आरटीएस सिस्टम को बिठा दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, खराब कर दिया जाए, जो भी आप इसको लकब दें, तो वहां पर ईवीएम मशीन पे जो है वो अब चिप की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कितना बख्तियार में बता दें, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात हैं? जो माजी में 2 इलेक्शन अभी गुजरे हैं, जीबी का गुजरा है, अपना कश्मीर का गुजरा है, बाकी इलेक्शन हो रहे हैं, आज कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इख्तियारात है इलेक्शन कमीशन के पास? किसी अगर कोई इलेक्शन कमीशन की उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज तक क्या एक्शन लिए, मुझे बताएं। तो पूछ लेते हैं नून लीग के पास जाने से पहले सर पीटीआई राज साहब, ये आपने सुना है ना, फैसल कह रहे हैं कि जिन जिन मुल्कों ने जहां जहां ये टेस्ट हुआ है वहां पे ट्राइड, टेस्टेड, ओवर डन एंड डस्टेड फॉर्मूला है। सर फिर आप बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? यही दोनों ऑपोजिशन हैं जिसको आपने साथ लेके चलना है। जी नहीं, ऐसी कतन बात नहीं है। फैसल साहब बड़े मेरे मोहतरम हैं, लेकिन अभी तक जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये तमाम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में चल रही है, हिंदुस्तान में भी चल रही है। और वो जो जिस चीज पे एतराज कर रहे हैं वो और चीज है। वो अगर है कि ऑनलाइन अगर चीजें हो, और वो जो अभी भी लास्ट टाइम ये सिस्टम बैठा था पिछले इलेक्शन में, तो इसमें जाहिर है तमाम लोग परेशान थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि हमारा भी रिजल्ट जो है वो नहीं पहुंच रहा था और हम भी उधर पहुंच गए। और वो सिस्टम जो बैठा था वो ओवरलोड की वजह से बैठा था, और वो क्योंकि ऑनलाइन आपका जिस तरह आज आपका स्काइप नहीं चल रहा इंटरनेट पर लोड की वजह से, इसी तरह ओवरलोड हो गया था, इकट्ठे सब लोगों ने रिजल्ट भेजे और वो बैठ गया सिस्टम। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये वन ऑफ यूनिट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेट से, ये इसलिए तो ये हैक नहीं हो सकती। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इसकी आपने बहस करवानी भी है तो एक पीपल्स पार्टी से टेक्निकल बंदा, एक PMLN से और एक PTI से टेक्निकल बंदे से आप बात कराएं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सियासतदान है, माशाल्लाह बड़े ओहदों पे रहे हैं, लेकिन शायद टेक्निकली वो चीजें वो ना समझते हो उस तरह जिस तरह कोई टेक्निकल एक्सपर्ट समझता हो। ठीक है जाफर भाई, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। ऑल राइट। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, अब मुझे ये बताएं कि मामला किस तरह हल होगा, क्योंकि हुकूमत ने तो डिसाइड कर लिया है कि अगला इलेक्शन होना ही ईवीएम से है, आप मान नहीं रहे हैं, आप अपनी तर्ज पे बात करनी इसके ऊपर। जी जाफर भाई, मुझे लगा शायद आपके साथ कनेक्शन नहीं है। जी जाफर भाई, जी चलें आपसे, नहीं पहले आप इस सवाल से शुरू करें। ईवीएम पे मुझे पता है आपकी तैयारी है, एहसन इकबाल साहब का बयान भी मैंने सुन लिया है, लेकिन आप इस पे भी जरूर बात करें कि आपको तैयारी एक और चीज की भी करनी है, वो ये है कि भाई आइंदा इंतखाबात से पहले ऑपोजिशन के तमाम ट्रबल मेकर्स को जेलों में डालने का फैसला किया गया है। फारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं, वजीर मुमलिकत है, वो कह रहे हैं रोने धोने से कुछ नहीं होगा, नवाज शरीफ वापस आए एंड ही हैज टू फेस, सजाएं अपनी फेस करें। सर तो आपको इसके लिए भी कमर कसनी है। जी फरमाइए। देखिए बिनिश, हमें बहुत सारी चीजों के लिए कमर कसनी है और हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे बहुत सारे कायदीन ने 2.5 साल जेलें काटी, और उन लोगों ने जेलें काटी जो सस्ती LNG इस मुल्क को देने का जुर्म किया। और आज मेरे ये मेहरबान, आज नेपरा के मुताबिक 9.2 अरब रुपए जुलाई के अंदर सिर्फ 1 महीने में,
और इन्हें कोई नैब नहीं पूछेगी। और ये बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक लोग हैं, हाजी नेक और ईमानदार हैं। दे आर नॉट द ट्रबल मेकर्स बट वी आर द ट्रबल मेकर्स के जो मईशत चला रहे थे। हाँ, डालें सबको जेलों में, ये शौक पूरा करें। ये शौक पूरा पहले भी किया बहुत सारे लोगों ने, मुशर्रफ साहब ने भी किया, जिया साहब ने भी किया, और उससे पहले अयूब साहब ने किया, और आज बाजवा साहब और फैज साहब की क़यादत में ये भी कर लें अगर यही करना चाहते हैं। आ जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, मशीन बहुत भली होगी। राजा यासिर हुमायूं साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे। मैं और फैसल करीम कुंडी हम नहीं जानते इन चीजों को, लेकिन जिन चीजों को हम जानते हैं और हम बयान कर सकते हैं उनको राजा साहब आप नहीं जानते। हमारा रोना ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों लेने जा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप ईवान के अंदर क्यों नहीं तशरीफ लाते। हम तो ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं आकर बैठते। आप इन जमहूरी जमातों को जिन्होंने इस इलेक्शन और इस वोटिंग का हिस्सा होना है, आप उनको साथ लेके बैठिए। आपको परेशानी क्या लाहक है? क्या बड़े अब्बा ने ये सबक दिया है कि इन सब जो बैड बॉयज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि इनको जेलों में जाना है, कि पार्लियामान के अंदर इनके साथ बैठना नहीं है? आप कहते हैं जी आ जाइए, आके देख लीजिए। वजीर आजम साहब जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर साहब, चेयरमैन सेनेट साहब, ये क्यों नहीं ये मौका फराहम करते कि जितने पार्लिमानी रहनुमा हैं उनको बिठा के इसके ऊपर जो है सैर असल बहस की जाए, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, इसके जितने प्लस माइनस है वो सामने रखे जाएं और आप कंसेंसस करने की कोशिश करें। हाँ, बाबर अवान साहब ने जो कहा कि एक वोट की अक्सरियत, जब इसके ऊपर बहस हो जाए, जब पार्लिमान बहस कर ले, पार्लिमानी कमेटी कर ले, उसके बाद आप एक वोट से कर लीजिएगा फैसला। लेकिन इसके आप भागते इससे क्यों हैं? आप टीवी पे तो कहते हैं कि 3 एक्सपर्ट बैठ जाएं। मुझे ब्रेक लेना है जाफर भाई। मरियम नवाज को भी मुझे लगता है किसी ने कोई यकीन दहानी करा दी है, या आप मुझे बताएंगे? क्योंकि आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने भी ये बोला कि भाई हालात बदल गए, जल्द ही हर चीज बदलती हुई नजर आएगी। कैसे, कब, कहां? अभी आप जिस तरह मुझे टीवी के ऊपर बता रहे हैं ईवी मशीन के हवाले से, जिस तरह से हुकूमत के रवैये के बारे में बता रहे हैं, मरियम नवाज बिल्कुल इसके बरक्स कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उसकी रीजन भी आपने बतानी है और ऑब्वियसली डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है राजा यासिर हुमायूं, जाफर इकबाल, फैसल करीम कुंडी साहब। जी राजा यासिर हुमायूं साहब, आपकी हुकूमत के क्या कहने हैं? एक और ऑर्डिनेंस आप लोगों ने मंजूर कर लिया है, इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021। इसके अलावा जिस चीज़ का नोटिस लिया जाता है वही चीज़ महंगी हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने महंगी गैस का जैसे ही नोटिस लिया, हमने देखा कि उसके बाद जो वो LPG है वो मज़ीद महंगी हो गई। सो क्या करें, आपका क्या हल है? और महंगाई है नहीं, ये तो आप मानते नहीं है। ये तो खैर आप गलत बात कह रही हैं। पहली बात तो है कि चौधरी साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि और ऑब्वियसली इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं और बगैर जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। नहीं होंगे भी नहीं, ऐसे होना भी नहीं है। इस वक्त ये है कि दोनों पार्टीज के नहीं, लेकिन बाबर अवान साहब ने कुछ और कहा, उसका रेफरेंस मैंने आपको दिया भी। उन्होंने कहा कोई माने ना माने इसी के जरिए होंगे, एक वोट से, एक बंदे से भी जो है अक्सरियत हो जाती है। सो वो काफी एडमेंट है। अभी आपने चौधरी साहब की बात सुनी ना, बाबर अवान साहब ठीक है, उनका अपना एक ओपिनियन है। सर मैं उनकी बातें सुनती रहती हूँ, आप सुने कि आपकी दोनों जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो क्या कह रही हैं। जी देखिए, मैं उनकी बात सुन चुका हूँ ना। चौधरी साहब ने बड़ी रीजनेबल बात की है दूसरे हाफ में कि ये सब द लाइन इज बीन ड्रॉप। जी फैसल कुंडी साहब, आप मेरे साथ हैं? आवाज आ रही है आपको? सर ऑर्डिनेंस के ऊपर, हाँ ऑर्डिनेंस के ऊपर हुकूमत चल रही है, वो अलग बात है कि आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग जारी है। महंगाई जो है उसका जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग की इलेक्शन कैंपेनिंग जारी है। मतलब क्या करना है? ऐसे ही गुजारना है? आपने टाइम बाय करना है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, ये कह करके कि इंतखाबात कभी भी हो सकते हैं और हुकूमत को करने देना है जो वो कर रही है? देखें, हम ये नहीं कहते, यासिर साहब बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। देखें, इन्होंने कहा टेक्निकल नहीं, हम मानते हैं हम टेक्निकल नहीं है जी। क्या ये बता सकते हैं कि ये RTS सिस्टम किसने बिठाया था, कैसे बिठाया था, कैसे? पाकिस्तान में तो ये नहीं कि सिस्टम है। सिस्टम अगर आप कल आप तो आज तो आपने रखी है पार्लियामेंट में ये मशीन EVM, और इलेक्शन के दिन इंशाल्लाह आपको मिलेगी खेतों में।
तो फिर जब खेतों में मिलेगी और पार्लियामेंट में, तो बहुत इसका बहुत ही मतलब एक शॉर्ट सफर है खेतों में जाने का और उसका। देखिए हम पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इतराज है तो आप क्यों नहीं सिस्टम को, जो सिस्टम हमारे पास इस वक्त है, इसको बेहतरी क्यों नहीं करते? इसकी बेहतरी में हमें जाना चाहिए। आप लगे हुए हैं जी, राजा साहब वापस आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा नहीं, कंटिन्यू करें जी फैसल, जी फैसल कंटिन्यू करें। आपने हमें लगाया हुआ है कि जी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन माने माने माने। आपने बाबर रवान साहब की बात की थी कि बाबर रवान साहब तो अब जो है ना वो तो चीजें बिगाड़ने वालों में से, उनको अब वो आगे हम इसी सूरत में करेंगे। वो तो चाहते हैं कि किस तरीके से जो है ये हुकूमत जो है वो हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़े। बाबर रवान साहब का जो मकसद था चेयरमैन सेनेट बनने का, वो बने नहीं। अब वो चाहते हैं कि इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो इस किस्म के बयान आप देखें, जब दासू का इंसिडेंट हुआ था वो पार्लियामेंट में असेंबली में खड़े हो गए थे, जिनका वास्ते नहीं था दासू के साथ या सिक्योरिटी के साथ, वो खड़े होकर पूरे पार्लियामेंट को ब्रीफ कर रहे थे कि जी दासू ने ये हुआ। बाद में चाइनीज जो है उस पर बहुत खफा भी हुए। तो ये चीजें जी देखें जिसका है वो, और हम तो यही कहते हैं, देखें पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये क्यों पार्लियामेंट से दौड़ रहे हैं? तो कहते हैं पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करें, पार्लियामेंट में डिस्कस करने। सर क्या करेंगे? पार्लियामेंट में आके बोल देंगे कि भाई हम ई वोटिंग ही करा रहे हैं, तो तब आप क्या कर लेंगे? देखिए ई वोटिंग पे अपोजिशन पार्टीज को बहुत एतराजात हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे एतराजात उठाए थे, बहुत सी चीजें। आप नून लीग के साथ बैठेंगे ई वोटिंग के अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट? देखिए बिल्कुल, हम जो अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आप बजट में देखें, हमने तो पहले ही कहा है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, उधर जो है हमजा शहबाज है पंजाब में। हम अपोजिशन जमातों के साथ बैठकर पार्लियामेंट में अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठेंगे, बाकी जमातों के साथ बैठेंगे, उनके साथ काम करेंगे। इसमें तो कोई बात नहीं है कि हम कहेंगे कि हम नहीं बैठते, हम बिल्कुल बैठेंगे। जो इश्यूज हैं, इश्यूज पे अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में बैठेंगी। जी जाफर भाई, आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कहा? सबसे पहले मेरे उस सवाल का जवाब दे दीजिए जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं छोड़ के गई थी आपके पास, और वो यही था कि मरियम नवाज क्यों कह रही हैं कि हालात बदल गए हैं, किसने यकीन दहानी करा दी है, कहां से मरियम नवाज को कॉन्फिडेंस आ रहा है? हालांकि हालात बड़े अजीब है, बल्कि अदालत में जब आज मरियम गई तो आज अदालत में भी कुछ अच्छी नहीं हुई। अगर खबरों के माने तो मरियम नवाज की ताखीर से आमद पर, ऊंची आवाज पर बोलने पर जो जज साहब है वो काफी बरहम हुए। जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी मुझ पे, लेकिन चले लगने दें, कोई बुलाए तो ज़रूर बुलाए। फैसल वावड़ा साहब इन्हीं अदालतों का मजाक उड़ाते रहे और यही अदालतें बड़े अदब से उनका इंतज़ार भी करती रहीं और टाइम भी देते रहे। वो किसी के लाडले थे, बल्कि किसके लाडले थे? फौजी बूट ला के रखते हैं टेबल पे और बताते हैं कि वो किस बूट का एहतराम करते हैं और कहाँ से उनकी जो है वो भाग दौड़ चलती है। उन्हें नहीं पूछा जा सकता। मरियम नवाज जमहूर की आवाज़ है और उसकी आवाज़ को भी आप पाबंद करें। चलें, बहरहाल जो अदलिया है ये हमारी, मेरी और आपकी जेबों से जो टैक्स जाता है वो तनख्वाह दे के, और वो जो हमने उन्हें किताबचा दिया है कानून का, उसके मुताबिक फैसले करने के लिए हैं। उसके मुताबिक चलेंगे तो बहुत काबिल एहतराम है, और अगर हमारे इस्लाम जवाब पे एतराज़ होगा तो बहरहाल ये उनकी मर्जी। मरियम नवाज क्यों ना पूरे एतमाद हों? मरियम नवाज लाहौर से चल के खंजराब तक गई, खंजराब से कराची तक गई, कोयटा तक गई, KPK के अंदर गई, हर शख्स ने उनकी आवाज़ सुनी। मरियम नवाज क्यों ना पुर उम्मीद हो, क्यों ना पुर अज़म हो? जेलें काटी, नैब की तफ्तीश भुगती। वो कौन सा ऐसा हथकंडा है सियासी इंतकाम का जो मरियम नवाज, मियाँ शहबाज शरीफ, शाहिद खान, एक लंबी फहरिस्त है मियाँ नवाज शरीफ समेत, वो सब गुजरी। मरियम नवाज क्यों ना पूरे एतमाद हो? आपने आधी रात को इस रियासत के, मुल्क के इदारों, हुकूमती इदारों ने दरवाजा तोड़ा, एक खौफ पैदा किया, IG सिंध को अगवा किया मरियम नवाज की आवाज को दबाने के लिए और नवाज शरीफ की आवाज को दबाने के लिए। लेकिन उन सब से गुजर के अवाम के पास गए। डस्का ने भी एतमाद किया, कराची ने भी एतमाद किया, हर जगह से आपको वोट मिले, लोग आपके साथ चले। तो हम पुरुमीद क्यों ना हो? हम बिल्कुल पुरुमीद हैं कि आइन की हुक्मरानी होगी। ठीक है जनाब, PMLN उम्मीद से है भाई, सब बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।